अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा सुमेर। कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। बिल्कुल। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए हुस्न कमल का एक न्यू नॉवेल लेकर, जिसका नाम है वफ़ाए यार। आप लोगों को यकीनन ये नॉवेल बहुत हट के मिलेगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें, इस नॉवेल के रिलेटेड भी और जो हमारे पिछले नॉवेल चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी। ठीक है यार, इतनी मेहनत से जो है राइटर नॉवेल लिखती है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर वीडियो एडिट होती है, फिर वो अपलोड होती है, इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप लोगों को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में क्या जाता है, एक आपने क्लिक तो करना है यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। तो आइए हम चलते हैं नॉवेल की तरफ, स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये नॉवेल। तो इस नॉवेल का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, वफाए यार है, ये इसकी पहली किस्त है। तो चलिए, वो अल्ट्रासाउंड वो अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त डॉक्टरनी से मुसलसल जिद करती रही कि उसे बता दें कि बेटा होगा या बेटी। डॉक्टरनी बार बार एक ही जवाब देती, दूसरी प्रेगनेंसी में ये बताना कि बेटा है या बेटी सख्ती से मना है, ये इनके अस्पताल के रूल के खिलाफ है। कोमल बच्चों की तरह अल्ट्रासाउंड करवाते हुए रोने लगी। प्लीज डॉक्टर बता देना, मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। वो इस गांव के चौधरी इब्राहिम बख्श के तीसरे नंबर की बहू थी, जिसे इब्राहिम बख्श का बेटा फहीम बख्श शहर से पूरे खानदान के खिलाफ जाकर मोहब्बत की शादी करके लाया था। डॉक्टरनी इसका मुकाम व मर्तबे से बखूबी वाकिफ थी। गांव में एक पत्ता नहीं हिल सकता था चौधरी इब्राहिम बख्श की इजाजत के बगैर। जब कोमल ने जुमला अदा किया तो इसकी आंखें शदीद कर्ब झलका रही थी। देखिए कोमल, आप समझ क्यों नहीं रही? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी। दुआ करें जो भी हो, बस तंदुरुस्त हो। डॉक्टरनी ने इसे फिर एक बार समझाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। आपके इस बार भी बेटी है, मगर ये 100% नहीं। कभी कभार अल्ट्रासाउंड में बेटी का पता चलता है, मगर लड़का हो जाता है। ऐसे बहुत से केसेस में होता है। आप दिल छोटा ना करें, फिर बेटा हो या बेटी। आखिरकार डॉक्टरनी को मजबूरन उसे बताना पड़ा। साथ साथ वो इसे हौसला भी देने लगी, समझाने लगी ये 100% रिजल्ट नहीं। मगर वो कहाँ सुन रही थी। वो तो अब डॉक्टरनी के अदा किए पहले जुमले पर अटकी थी। फिर डॉक्टरनी ने क्या कहा इसने कुछ ना सुना। वो सुनने की हालत में ही कहाँ बची थी। कान में सिर्फ अपने शौहर फहीम के जुमले गूंजने लगे। अगर इस बार भी बेटी हुई तो यकीन जान, तलाक देकर तेरे घर रवाना कर दूंगा। वो सिर्फ जुमले नहीं थे, वो नश्तर थे जो बज़ाहिर लोगों को नजर नहीं आ रहे थे, मगर इसकी रूह को छल्ली कर गए थे। फहीम बख्श की मोहब्बत भरी बातों का एतबार करके अपना शहर, माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ छोड़कर इतनी दूर चली आई थी। मगर इसकी मोहब्बत पहली बेटी होते ही धुएं की तरह उड़ गई। घर से भाग कर आई थी वो, अब वापसी का कोई रास्ता ना था। ऐसे में फहीम का बार बार तलाक की धमकी देना इसे खौफजदा कर गया था। वो फहीम से सच्ची मोहब्बत करती थी, इसके बगैर जीने का कोई तस्वुर ही ना था। लेकिन जब उसने अपनी छोटी सोच का मुजाहिरा किया और इसकी पहली बेटी होने पर सास नंदो जिठानियों के साथ मिलकर ताने कसे, तब से वो जहर लगने लगा। मगर शौहर था, फिर इसकी बेटी का बाप कहाँ जाएगी अपनी 2 साला बेटी मरियम को लेकर? अगर उसने तलाक दे दी, ये खौफ दिमाग को मफलूज करने लगा। वो बिखरे हुए जज्बात व आंसू बहाती अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर निकली। उसके हाथ में फाइल थी, ये सोचकर जान निकल रही थी कि जब फहीम व इसकी माँ शाहीन बेगम लड़का है या लड़की पूछेंगे तो क्या जवाब देगी। वो बाहर बेंच पर आकर बैठी तो इसकी 2 साला बच्ची मरियम फौरन मुलाजिमा से हाथ छुड़ाकर उसके पास अपने नन्हे कदमों से चलती हुई आई। मामा, घर घर। मरियम अपनी नन्ही जबान में टूटे टूटे लफ्ज बोल रही थी। कोमल को इल्म था कि वो घर जाने के लिए जिद कर रही है। अब कोई घर नहीं बचा हमारे पास। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोते हुए बोली। न जाने कितनी ही देर वो अपनी बेटी मरियम को सीने से लगाए रोती रही। छोटी बेगम साहिबा, आप चलें। आप इस तरह रोकर हवेली की इज्जत खराब कर रही हैं, गांव के लोगों के सामने। नूरी शाहीन बेगम के गांव की थी। शायद यही सबब था कि दूसरी मुलाजमाओं पर इसे खासा बरतरी हासिल थी। शाहीन बेगम को कोमल एक आंख ना भाती, इसलिए नूरी को हर वक्त उसके पीछे लगाकर रखती ताकि वो कोमल की पल पल की खबरें उन तक पहुंचाए, और वो
घुटनी बनकर अपने बेटे का दिल इस शहरी लड़की से खट्टा करें। नूरी इसके कंधे पर हाथ रखकर दबी दबी आवाज में बोली। वो अपने आंसू बेदर्दी से पोंछती अपनी बेटी को सीने से हटाकर खड़ी हुई। मरियम को नूरी ने गोद में लिया और तेजी से अस्पताल की सीढ़ियां उतर गई। कोमल ने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फहीम के अल्फाज फिर कानों में गूंज से सुनाई देने लगे। अगर इस बार भी बेटी हुई तो यकीन जान तलाक देकर तेरे घर रवाना कर दूंगा। तलाक का खौफ उसे पागल कर रहा था, सिवाय पछतावों के आज कुछ न था दामन में। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक आंखों के आगे हर चीज घूमती हुई महसूस होने लगी। उसने तेजी से अपना सर पकड़ा। नूरी, वो बेसाख्ता चीखी। खुद को गिरने से बचाने के लिए जैसे ही रेलिंग को पकड़ना चाहा, पाँव फिसल गया। वो कलाबाजी खाती हुई पहली से आखिरी सीढ़ी तक आन पहुंची, यहाँ तक कि वो पेट के बल अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के फर्श पर पड़ी थी। कुछ ही लम्हों में जिस्म से खून निकलने लगा और लोगों का हुजूम जमा हो गया। अगला सीन। खुद तो मर गई, हमारे सर पर ये बला छोड़ गई। फहीम, इस बच्ची को इसके नानी के घर भिजवा दो। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारी दूसरी शादी अपने खानदान में करवाऊंगी। मेरी खानदान की औरतें बेटे जनती हैं, बेटे। शाहीन बेगम के लहजे में आखिरी जुमला अदा करते वक्त बड़ा गुरूर था, बड़ा नाज, बड़ा फख्र। फहीम बख्श अपनी माँ का हुक्म बजा लाया। बेटे की चाह में वो दूसरी शादी करने के लिए फौरी राजी हुआ। छोटी मासूम मरियम को उसकी नानी के घर भिजवा दिया गया। फहीम बख्श की बड़ी धूमधाम से शाहीन बेगम ने दूसरी बारात चढ़वाई। वो अपनी दूर के रिश्ते की भतीजी लाई थी फहीम के लिए। अक्सा के घर वालों को फहीम की पहली शादी व बेटी के मुताल्लिक मुकम्मल अंधेरे में रखा था। शाहीन बेगम ने साथ साथ सबकी जुबानों पर कुफल लगवा दिया था इस मुताल्लिक। किसी को इजाजत ना थी कोमल या मरियम का नाम तक लेने की हवेली में। अक्सर शुरू शुरू में तो फहीम के साथ कोमल की तरह बहुत खुश रही, मगर जैसे ही इसके पांव भारी हुए, शाहीन बेगम ने अपनी आदत के मुताबिक पोते की रट लगा ली। अक्सर ने कोमल की तरह बीए तो नहीं किया हुआ था, मगर 3-4 जमातें पढ़ी थी। वो कभी गांव से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए फहीम से अक्सर अपने साथ शहर ले जाने की जिद करती। वो अपने माँ बाप की बड़ी लाडों से पली बेटी थी, इसलिए बड़ी जिद्दी मिजाजियत की मालकिन थी। इसके हर वक्त जिद करने के सबब फहीम शाहीन बेगम को बगैर बताए अपने साथ एक हफ्ते के लिए शहर घुमाने ले गया। शाहीन बेगम के सीने में आग भर गई। इन्हें अक्सा कोमल से भी ज्यादा चालाक लगने लगी, जो इनकी हवेली में रहकर पर निकाल रही थी। इनकी नाक के नीचे से इनके बेटे को उड़ा ले जाने की तैयारी कर रही थी। अल्ट्रासाउंड कराते वक्त डॉक्टरनी से पूछ लेना लड़का है या लड़की। शाहीन बेगम ने सख्त लहजे में हुक्म सादिर किया, तो अक्सा एहतजाजी निगाहों से उन्हें तकने लगी। ऐसा क्यों भला? वो नासमझी से सबके सामने पूछ उठी। उसके पलट सवाल की जुर्रत देख जहां शाहीन बेगम की दूसरी बहुएं अपने मुंह पर हाथ रखे थे, बहुओं ने अपने मुंह पर हाथ रखे थे, वहीं शाहीन बेगम सर पांव तिलमिला उठी थी। जितना कहा है इतना कर, वो दांत पीसते हुए बोली। इनकी रोबदार आवाज पूरी हवेली में गूंजी थी। देख अम्मा, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ कर रही हूँ जो हो सेहतमंद हो। अक्सा भोलेपन से समझाने वाले अंदाज में बोली। तो शाहीन बेगम का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। 5 जमातें पढ़कर खुद को मास्टरनी समझ रही है? बड़ी आई। जितना कहा है इतना कर। अल्ट्रासाउंड वाली से पूछे बगैर वापस आई तो चोटी से पकड़कर हवेली से बाहर निकाल दूंगी। उनके सख्त जुमले व जाहराना अंदाज अक्सा ने पहली बार देखा तो सरता पांव हिलकर रह गई। अक्सा ने फहीम की जानिब निगाह की, जो खामोशी से बैठा नजर आया। वो चाहती थी कि फहीम इसका साथ दे, कहे कि अम्मा बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, मगर वो तो मुंह में जैसे दही जमाए बैठा हुआ था। अम्मा, मेरे लिए लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं। बल्कि अभी अक्सा बोल ही रही थी कि पूरे सहन में शाहीन बेगम की गर्जदार आवाज गूंजी। चुप, ज्यादा बड़बड़ ना करिए, नखरे तब दिखा जब मेरी गोद में 2-3 पोते डाल दे। अक्सर ने महसूस किया था जब से वो फहीम के साथ एक हफ्ते शहर घूमकर आई थी, शाहीन बेगम का रवैया उससे खासा उखड़ा उखड़ा था। अल्ट्रासाउंड में लड़की आया था, मगर इसे इस बात से जरा भी फर्क ना पड़ा, बल्कि वो तो बड़ी खुश थी। इसे यकीन था जब बच्ची दुनिया में आएगी तो सब खुद ही इससे प्यार करने लगेंगे। यही सोचकर इसने झूठ कहा कि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टरनी ने लड़का बताया है। बस लड़के का सुनना था कि फहीम की खुशी का ठिकाना न रहा।
अब तो वो पहले से भी ज्यादा अक्सा के नाज नखरे उठाने लगा। शाहीन बेगम ने भी खुशी खुशी उठाने दिए। आखिर को वो उनके तीसरे व लाडले बेटे को वारिस जो देने जा रही थी। उनके खानदान की लड़कियां बेटे जनती हैं, यही सबसे बड़ा फख्र था उनका। अगला सीन देखो तो सही, कितनी प्यारी बेटी है हमारी। अपनी चांद सी बेटी को गोद में उठाए फहीम को दिखाने लगी। अल्ट्रासाउंड में तो लड़का था ना, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई? वो आग बगोला होकर इर्द गिर्द के माहौल से लापरवाह, इस नाजुक सिफ्त पुरजोर इस नाजुक सिफ्त पर जोर से चिंगाड़ा। अक्सा को यकीन ना आया, ये सामने जाहिलों की तरह चीखता हुआ शख्स फहीम बख्श चौधरी है। इसका पढ़ा लिखा शौहर। ये खुदा के फैसले हैं। उसने हमें नेमत की जगह रहमत दी। इसमें मेरा तुम्हारा या किसी का भी क्या दखल? वो जिसे चाहता है बेटा देता है, और जिसे चाहता है बेटी, और जिसे चाहता है दोनों अता करता है। अपने शौहर का ये नया रूप इसके दिल को शदीद चोट कर गया था। वो जज्बाती होकर रोते हुए समझाने की सही करने लगी, मगर वो नहीं जानती वो किस पत्थर से सर टकरा रही थी। इसका मतलब तूने झूठ बोला था। वो गुस्से से सामने रखे झूले पर लात मारता हुआ कमरे से निकल गया। झूला जमीन बोस हुआ तो धमक की जोरदार आवाज पैदा हुई, जिससे डरकर वो नन्ही शहजादी जोर जोर से रोने लगी। फहीम के जाते ही उसके घर वाले आ गए थे। उसके नाना नानी की खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। वो तो बच्ची को चूम चूम कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बाबा तेरे जैसा बाप खुदा हर बच्ची को दे। वो अपने बाप के सीने से लगकर कहती हुई रो दी। तेरी ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे? उसकी माँ ने पूछा तो वो नजर झुकाकर रोने लगी। लड़के की ख्वाहिश थी, लड़की हुई है, इसलिए शक्ल देखने तक ना आए। दादी दादा ताया ताई की तो चलो खैर, इस नन्ही परी के सगे बाप ने भी इसका चेहरा तक ना देखा। दिल तू दिल छोटा ना कर, इसे हम ले जाएंगे, बड़े नाजों से पालेंगे अपनी नवासी को। सामने जमीन बोस झूले को देख उसकी माँ तेजी से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, ना माँ, बाप जिंदा है इसका। हक है मेरी बेटी का अपने बाप की मोहब्बत पर। बेटी है उसकी, आज नहीं तो कल मोहब्बत आएगी जरूर। अक्सा पूरी उम्मीद लहजे में गोया हुई। यकीन कामिल था इसे, एक ना एक दिन बेटी की मोहब्बत आएगी, आखिर खून है उसका। आपी, वो कितनी प्यारी गुड़िया है ये। इसका छोटा भाई अली जो सिर्फ 5 साल का था, अपनी भांजी को गोद में लेकर खुश होकर प्यार करने लगा, जिसे देख अक्सा के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कान बिखरी। अक्सा और कोमल में सबसे बड़ा फर्क फैमिली के सपोर्ट का था। कोमल के पीछे कोई सपोर्ट ना थी, इसलिए वो कमजोर पड़ती चली गई, जबकि अक्सा के पीछे उसके जान निछावर करने वाले वालिदैन खड़े थे। अगला सीन, बाबा मुझे भी गोद में लो ना। सारे बच्चों के बाबा उन्हें गोद में लेते हैं। इस नन्ही शहजादी का नाम जुनेशा रखा था अक्सा ने। प्यार से इस नन्ही परी को जोनी पुकारती। अक्सा अकेले ही उसे माँ बाप दोनों का प्यार दे रही थी। फहीम तो इसे देखना तक गवारा न करता। वो बड़ी होने लगी थी। अपने दूसरे कजन्स को देखती जिनके हर वक्त नाज उठाए जाते, तो आरजू करती कि इसका बाप भी इसी तरह इसके नाज उठाए, प्यार करे, अपने सीने से लगाए। मगर वो तो संगदिल पत्थर था जो नन्ही परी की बात से पिघलने के लिए तैयार ना था। काम कर रहा हूं मैं, नजर नहीं आता तुझे? चल अपनी माँ के पास जा, वो गोद में उठाएगी तुझे, हर बार की तरह झाड़ते हुए उसका नन्हा बाजू पकड़कर दूसरी सिम धकेला और अपने लैपटॉप पर काम करने में मगन हो गया। वो उसे कुछ लम्हे यूं ही शिकवे भरी निगाह से तकती रही, फिर अपनी माँ के पास रोती हुई चले गई। अगला सीन, वो 7 साल की हो चुकी थी। अपने नन्हे कदमों से हवेली के बड़े से लाउंज में आई तो अपनी दादी को अमन की नजर उतारते देखा। वो चौधरी खानदान का सबसे बड़ा पोता और बड़े ताया का इकलौता बेटा था। वो बहुत खूबसूरत था, यही सबब था कि नजर भी बड़ी जल्दी लग जाया करती थी। नजर लगती तो अक्सर गिर जाता या छींके आने लग जाती, जिसके सबब सफेद नाक मुकम्मल सुर्ख पड़ जाती। शाहीन बेगम वैसे तो अपने तीनों पोतों पर ही सदके वारी जाती, मगर अमन से कुछ ज्यादा ही वालेहाना मोहब्बत थी। दिन रात इसकी लाल मिर्चों से नजर उतारी। ऐसे क्या देख रही हैं? मेरे पोते को नजर लगाएंगी क्या? चल अपने कमरे ऐसे क्या देख रही है? मेरे पोते को नजर लगाएगी क्या? चल अपने कमरे में जा अपनी माँ के पास। शाहीन बेगम ने उसे सामने खड़ा देखा तो मुंह बसोरती हुई मिर्चे हाथ में लेकर तेजी से हकारत भरे लहजे में बोली। वो जोनी को देखना भी पसंद नहीं करती थी। बहुत दिल दुखता था इसका अपनी दादी की बेमुरव्वती व संग दिली देख। मैं क्यों इस काले को नजर लगाने लगी?
اللہ کا شکر تیرے پوتے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں میں، بالکل دودھ جیسی، جبکہ اس سے تو کوا بھی شرما جائے۔ وہ بھی زونی تھی، انہی کی پوتی۔ امن کو دیکھ نہایت کڑوا منہ بنا کر کہتی ہوئی اپنی موٹی چوٹی کا پراندہ بڑے ناز سے ہاتھوں میں ہلاتی پلٹ کر چلی گئی۔ کیوں محسوس ہونے دے کسی کو کہ اسے تکلیف ہوئی ہے، الٹا دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈال دے۔ خود کیوں جلے جب دوسروں کو جلا سکتی ہے؟ امن نے حیرت و بے یقینی سے اس 7 سالہ چھوٹی لڑکی کو دیکھا، جس کی تعریف کرتے کرتے دنیا نہیں تھکتی، جو اسے ایک بار دیکھ لے نظر نہیں ہٹا پاتا۔ اسے وہ چھوٹی لڑکی منہ پر کالا کہہ کر چلی گئی تھی، رہا سہا کالے کوے تشبیہ بھی دے ڈالی۔ چودھریوں کا خون تھا، گرم کیسے نہ ہوتا۔ 15 سالہ وہ حسین و کم سن لڑکا غصے سے مکمل سرخ پڑ گیا۔ ارے میری جان، تو کیوں خون جلا رہا ہے؟ یہ تو ہے ہی کرم جلی، سوائے خون جلانے کے ماں بیٹی کو آتا ہی کیا ہے؟ نظر انداز کیا کر اسے۔ شاہین بیگم سر جھٹکتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی، جس پر وہ دانت پیستے خون کا گھونٹ پینے لگا۔ اگلا سین کافی عرصہ بعد، وہ چائے کی ٹرے سجا کر کمرے میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئی۔ ارمان، ارمان اٹھ جائیں، آپ کی ضروری میٹنگ ہے، بھول گئے کیا؟ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے وہ اس کا بازو بڑی محبت سے ہلاتے ہوئے اٹھانے کی صحیح کرنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے دودھیا نازک کلائی کو پکڑ کر بیڈ پر گرا لیا اور خود تیزی سے اس کے نازک سراپے کے اوپر آ گیا۔ وہ اچانک ہوئی حملے کے سبب بے ساختہ ہی چیخی۔ اس کی چیخ دبانے کے لیے فوراً اپنا بھاری ہاتھ اس کے سرخ ہونٹوں پر رکھا۔ اوہ، آج تو لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے، مسز ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے شوخی سے کہا، جس پر وہ جھیپ گئی۔ رات کو دعوت میں گئے تھے، تب لپسٹک لگائی تھی، دعوت سے واپسی پر منہ اچھی طرح دھو لیا تھا، لیکن دھونے کے باوجود ابھی تک ہونٹوں پر رات کی لپسٹک کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر کمرے کی مدھم روشنی میں بھی چاند سے چمکتے چہرے کو دیوانہ وار تکتے اس کی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں الجھا کر کھیلتے مسکرانے لگا، جبکہ مقابل کی سانسیں رک رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر مامی آ گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی، پلیز ہٹے نا، وہ ڈرے ہوئے لہجے میں سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی۔ اف، اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے مریم، بس نہیں چلتا دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ بیوی ہو تم میری۔ وہ افسردہ سا ہوا تھا۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا اور گھر والوں کی نظر میں سوائے کزنز کے کچھ نہ تھے۔ جب سے نانی کا انتقال ہوا تھا، اس کے ماموں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ مریم کی مامی کسی صورت اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ جانتی تھی ارمان پسند کرتا ہے اسے۔ ارمان نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ یہی سبب تھا کہ اس نے مریم سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اب وہ اس کی منکوہہ تھی۔ بس ایک بار میں بزنس کی پوری بھاگ دوڑ سنبھال لوں، پھر دیکھنا امی ابو دونوں کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر پھر بھی امی ہمارے رشتے کو نہ مانی تو میں تمہیں الگ گھر لے کر دے دوں گا، جہاں صرف تم اور میں رہیں گے۔ اس گھر میں تمہیں ایک کام کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، رانی بنا کر رکھوں گا۔ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چومتے سنہرے کل کے مخاطب کرے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چومتے سنہرے کل کے خواب سجانے لگا۔ یہی تو وہ خوبصورت خواب تھے جن کے سہارے مریم جیا کرتی تھی۔ اس کے گال مکمل سرخ پڑ گئے تھے، وہ جھیپ کر نظر جھکا گئی۔